बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो कंपलसरी पेपर है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की, तो ये आपका कंपलसरी पेपर 1 है बीएड थर्ड सेमेस्टर CSJMU से। तो यहाँ पर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर से यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कंप्लीट करा चुके थे। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट फोर्थ को लेकर के बात करेंगे। तो विषय सूची में जितने भी आपके टॉपिक हैं इन सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंतर्गत कंप्लीट करा दिया था। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में जितने भी प्रीवियस ईयर में शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे उनको भी मैंने शामिल किया था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आप जो है देख सकते हैं कि 2018, 17, 19, 16 कैसे क्वेश्चन आए थे। आज के अपने इस वीडियो में जो हमारा यूनिट 3 है उसको हम कवर करेंगे और यूनिट 3 के बाद हमारा लास्ट जो रहेगा वीडियो वो यूनिट 4 से रहेगा। तो यूनिट 3 की हम बात करें, यूनिट 3 में हमारा जो टॉपिक है वो 7 से स्टार्ट होगा। 7 में है स्कूल, विद्यालय से कार्य और समाज से संबंध, स्कूल भवन डिजाइन, साज सज्जा और घटा की। ये पहला टॉपिक हो गया यूनिट 3 से। सेकंड टॉपिक है स्कूल वातावरण, इसमें अर्थ, प्रकार, समय सारणी, टीचर समय सारणी, तकनीकी सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आएंगी। और 9 की बात करें तो प्रयोगशाला, खेल मैदान, छात्रावास, स्टाफ रूम, कक्षा कक्ष, बच्चे के अनुकूल स्कूल एवं व्यवस्था, ये टॉपिक रहेगा। और ये 10वां टॉपिक रहेगा संस्थागत शासन, चयन प्रक्रिया, स्टाफ का मूल्यांकन, स्टाफ की भर्ती, स्टाफ का व्यावसायिक विकास, विद्यालय में बैठक की व्यवस्था। तो ये 10 तक के जो हैं आपके ये यूनिट 3 में आएंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द 11, 12 एंड 13 ये आपका यूनिट 4 में चला जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है यहाँ से कि विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है, विद्यालय भवन निर्माण के आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए अगर शॉर्ट में पूछेगा तो विद्यालय भवन से तात्पर्य पूछ सकता है, लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन दे सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आप इसे देखिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे विद्यालय भवन से तात्पर्य क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें विद्यालय भवन के तात्पर्य की तो विद्यालय भवन से तात्पर्य विद्यालय के मुख्य भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, क्रीड़ा आंगन, उद्यान, मैदान आदि सभी सम्मिलित रूप से हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए एक भवन का होना आवश्यक है। आज उन आदर्शवादियों की अव्यवहारिक दलीलें हास्यास्पद लगती हैं जब आश्रम व्यवस्था में श्रव्य भवनों की आवश्यकता नहीं थी। तो आज क्यों? आज की संपूर्ण परिस्थिति उस समय की परिस्थिति से भिन्न है। आज के विद्यालय के पास अपना भवन होना चाहिए। विद्यालय भवन निर्माण में सम्मिलित भाग हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें शामिल की जा सकती है। तो विद्यालय का मुख्य भवन तथा उसके विभाग भवन, छात्रावास भवन, पुस्तकालय खंड, कर्मचारियों के आवास गृह, खेल मैदान, बाग बगीचे, खुला मैदान, प्रयोगशाला और कृषि भवन, ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित की जानी चाहिए। अब कह रहे हैं विद्यालय भवन निर्माण के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा स्थिति। स्थिति में कई सारे पॉइंट हैं कि विद्यालय भवन किस जगह स्थित होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट। पहला स्थिति स्थानीय तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो, भूमि समतल, आसपास की भूमि से कुछ ऊंची हो जिससे वर्षा का पानी वहाँ ना भर सके, पास में कोई गंदा नाला या तालाब, पोखर, नदी आदि ना हो। ठीक है, यही सारे पॉइंट है कि स्थिति जो है नगर तथा उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर, इतनी दूर होना चाहिए कि स्थानीय छात्रों को पहुंचने में असुविधा जो है ना हो। ये सारे पॉइंट हैं। भूमि के क्षेत्रफल का ध्यान रखना आवश्यक है। भूमि वर्तमान तथा भावी विकास की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। पीने के पानी की सुविधा का ध्यान भी रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं कि वातावरण स्वास्थ्यप्रद, नैतिक एवं स्वच्छता,
ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो हो गई स्थिति कि किस तरह की स्थिति भवन के लिए होनी चाहिए। अब भवन के बारे में बात की कि भवन कैसा होना चाहिए, तो भवन निर्माण में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को ध्यान में रखा जाए। भवन में प्रकाश, हवा आदि की पूर्ण सुविधा हो। भवन विद्यालय की अनेक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। भवन सुनियोजित होना चाहिए। बाद में तोड़ फोड़ करके उसमें परिवर्तन करना व्यवहारशील तथा सुविधाजनक रहता है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय प्रांगण में कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला आदि का भी प्रावधान हो। भवन में शौचालय, साइकिल स्टैंड, पीने के पानी कक्ष, स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष आदि के प्रावधान को भी ध्यान में रखा जाए। इसी तरह से आगे भी पॉइंट काफ़ी सारे भवन के बारे में दिए हैं कि पुस्तकालय कक्ष भवन के एकांत स्थान पर हो जहां बालक शांत वातावरण में अध्ययन कर सके। ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है कक्षा कक्ष, यानी क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष की स्थिति, आकार तथा संख्या का भी ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों के लिए काफ़ी दूरदर्शिता की आवश्यकता पड़ती। कक्षा कक्ष काफ़ी लंबे चौड़े हो तथा कक्षा कक्ष जो है लंबे ना हों। ठीक है, लंबे चौड़े दोनों लंबाई चौड़ाई का ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः 40 से 50 छात्रों के लिए 30 × 24 फुट के कमरे पर्याप्त रहते हैं। ये सब जो है भवन के जो कमरे की जो लंबाई चौड़ाई उनके बारे में बातें कही गई हैं। तो इतने पॉइंट थे अगर हम बात करें भवन के संदर्भ में। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। आप इन पॉइंटों को पढ़ लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख सकते हैं। क्योंकि स्कूल भवन निर्माण के लिए आवश्यक तथ्यों की विवेचना, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय के उद्देश्य एवं लाभ का वर्णन। तो विद्यालय पुस्तकालय यानी स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो विद्यालय में पुस्तकालय का बड़ा महत्व है। वास्तव में प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाड़ी संस्था और पुस्तकालय उसका हृदय। पुस्तकालय बौद्धिक तथा साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय में ही बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है। यह नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है। पुस्तक अनेक महान चिंतकों के अनुभवों तथा विद्वानों का सुव्यवस्थित संग्रह होती है। यह संग्रह भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है। यही सारी चीज़ें पुस्तकालय, चूँकि आप सभी जानते हैं कि हर एक स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जो है होती है, जिसमें अनेक तरह की पुस्तकें विषयों से संबंधित रहती हैं, जो सामान्य ज्ञान से संबंधित रहती है। यही सारी चीज़ें पुस्तकालय में देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही चीज़ें लिखी है कि छात्र यहाँ आकर पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य संबंधित पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करते हैं। यहाँ आकर विविध पुस्तकों के अध्ययन में रुचि जागृत करते हैं और साहित्य अध्ययन के सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो लाइब्रेरी का बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम विद्यालय के अंतर्गत लाइब्रेरी की बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षण की आधुनिकतम पद्धतियाँ जैसे दी हैं डाल्टन विधि, वाद विवाद, योजना पद्धति, इनके लिए पुस्तकालय इन चीज़ों का पुस्तकालय का होना नितांत आवश्यक है। इन चीज़ों की जानकारी जो है इनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका होना आवश्यक है। पुस्तकालय के उद्देश्य पूछा है तो देख लेते हैं उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें तो छात्रों के लिए विविध साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्था। ठीक है, छात्रों में स्वास्थ्य साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में स्वास्थ्य तथा मौन वाचन की आदत का विकास करना, ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था, ये सारे इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। लगभग यहाँ पर 9 उद्देश्य दिए हैं, आप 5 से 6 उद्देश्य याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लाभ पूछा था उद्देश्य के बाद, तो पुस्तकालय के लाभ भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारे इसके लाभ हैं, पॉइंट वाइज हम चीज़ों को देखते चल रहे हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता व सहजता के साथ उपलब्ध हो जाती है, यानी लाइब्रेरी में कोई भी पुस्तक हो वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपके विषय से संबंधित। दूसरा है अच्छे पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं। पुस्तकालय अवकाश के समय का सदुपयोग करने के अच्छे साधन हैं।
छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, छात्रों में मौन पाठ की आदत का विकास होता है। ये सारे पॉइंट लाइन से दिए हैं। आगे दिया है कि पुस्तकालय उन मूल्यवान पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं जिन्हें अध्यापक या छात्र स्वयं क्रय नहीं कर सकते। यहाँ एक ही समय पर अध्ययन हेतु अनेक पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। पुस्तकालय से आधुनिकतम साहित्य का परिचय प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट है अगर हम बात करें पुस्तकालय के लाभ की, ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो पहला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है कि विद्यालय के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय तो कई प्रकार के होते हैं, उनके स्वरूप की बात की गई है। जैसा पहला है केंद्रीय विद्यालय, ये अखिल भारतीय स्तर संचालित है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरा है नवोदय विद्यालय, यह संस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद निजी विद्यालय, ऐसा विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था द्वारा होता है। संस्कृत विद्यालय, इन विद्यालयों में वेदों का अध्ययन कराया जाता है। मिशनरीज स्कूल, ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म से जुड़ने वाले संगठनों से जो है ये प्रभावित होते हैं, ये CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, मदरसे, आदर्श विद्या मंदिर, ये सारे जो हैं विद्यालय के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में सरकारी स्कूल, जो कि राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 1 किलोमीटर पर विद्यालय की योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विद्यालय के जो प्रकार हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसे शामिल कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यालय भवन निर्माण के चरण यानी स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला हम स्टेप देखेंगे निर्माण में, छात्र संख्या अनुसार भवन के आकार का निर्धारण। ठीक है, जितनी संख्या होगी उसी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमें भवन का निर्माण करना है। भूमि का प्रबंधन करना है, भूमि का चयन, उपखंड भूखंडों का चयन, भूमि के स्वामित्व का प्रबंधन, भवन आकार का चयन, लागत का आकलन, संसाधनों की व्यवस्था। ठीक है, आगे दिया वित्तीय और मानवीय संसाधनों के कार्य, अभिलेखों का पूर्व अनुश्रवण, भूमि पूरित होने की सूचना व प्राप्त धनराशि का उपयोग, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं इसके निर्माण हेतु के स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय भवन की विशेषता स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर हम विशेषताओं की बात करें तो बिल्कुल पर्याप्त स्थान होना चाहिए। लोच यानी विद्यालय भवन ऐसा हो जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सुविधा अनुसार परिवर्तन। लोच का मतलब होता है घटाना बढ़ाना, मतलब आप किसी तरह से उसमें परिवर्तन ला सके ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक यानी भवन चाहे छोटे ही क्यों ना हो सुनियोजित तथा साफ सुथरा होना चाहिए। फिर अगला है सुविधा युक्त, भवन में अनेक सुविधाएं होनी चाहिए जैसे खेलकूद, मनोरंजन, कॉमन कक्षा। ये शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि कोलाहल से दूर होना चाहिए। तो ये पॉइंट आ जाते हैं, ये 5 पॉइंट है विशेषताओं के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु देख लेते हैं जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। समय सारणी यानी समय सारणी के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग में। तो पहला है समय सारणी शिक्षण अधिगम के कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। आगे दिया है केवल मात्र मुख्य अध्यापक की मर्जी पर नहीं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए समय सारणी के निर्माण संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय समय सारणी क्या है, समय सारणी निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों हम समय सारणी की बात करें तो इसके अर्थ को देख लेते हैं। समय सारणी के अर्थ में दिया है कि समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है। ठीक है, या फिर शॉर्ट में डाल देगा स्पार्क प्लग क्या है। ठीक है, तो ये है समय सारणी का अर्थ। ठीक है, ये समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती हैं। किसी ने ठीक कहा है, समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी है या वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में पता चलता है। इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य होता है, किस समय किस कक्षा में कौन सा कार्य होना चाहिए, कौन से शिक्षक कक्षा में होने चाहिए, हाजिरी में किसका समय कौन सा है, प्रातः असेंबली का व्यायाम का, खेलों का तथा छुट्टी आदि का कौन कौन सा
किसका समय। अतः विद्यालय के दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने की योजना बनाई जाती है, वही समय सारणी। आप जानते हैं टाइम टेबल क्या होता है, चूँकि आप जब छोटी कक्षा में होते हैं तब से टाइम टेबल आपकी डायरी में मेंशन कर दिया जाता है कि इतने टाइम लंच होगा, इतने टाइम ये पीरियड चलेगा, ठीक है। यानी हिंदी इंग्लिश का किसका पीरियड चलना है, खेल का समय कौन सा है, सैटरडे के दिन कौन कौन से जो है कार्यक्रम कराए जाएंगे, ये सब समय सारणी होती है। समय सारणी की परिभाषा भी दी है कि विद्यालय की जिस योजना तालिका या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय के विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, यही समय सारणी कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समय सारणी, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिभाषाएं आप ध्यान दे दीजिएगा। मुखर्जी के अनुसार समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबंधित होती है। इसी तरह त्रिपाठी ने भी अपनी परिभाषा दी है और भी सारी चीज़ें समय सारणी के बारे में दी हैं। चलिए हम यहाँ पर मेन चीज़ों को देख रहे हैं, तो समय सारणी के सिद्धांत भी देख लेते हैं। तो समय सारणी में पहला है सिद्धांत छात्र हित संबंधी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना था। समय सारणी करते समय छात्रों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है व्यापकता होनी चाहिए। ये छात्र हित संबंधी को आप ध्यान में रखेंगे तो उनके अंतर्गत ये पॉइंट आएंगे। घंटों के कम का ध्यान, क्रम होगा कम नहीं, क्रम का ध्यान। आय का ध्यान रखना चाहिए। आगे है विषय के क्रमों का ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट अपने आप बना के भी लिख सकते हैं और यहाँ पर पढ़ के भी लिख सकते हैं। थकावट का ध्यान रखना चाहिए, मौसम का ध्यान रखना चाहिए। ये छात्र हित के संबंध में ये पॉइंट आ जाएंगे। आगे देख लेंगे। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ध्यान, ठीक है। दिवसों के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक, ये तो हो गया छात्र। उसके बाद अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत देखिए 3 है, छात्र है, दूसरा अध्यापक, तीसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में है कई सारे पॉइंट कि समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अध्यापक को लगातार एक कार्य ना करना पड़े। दूसरा, अध्यापक को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाए। अध्यापकों पर कार्यभार यथासंभव समान रहे। ये है छात्र के बाद अध्यापक से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। इसी तरह से अध्यापकों की सारी बातें हो जाएंगी। लास्ट में है अन्य बातें। अन्य बातों में पहला पॉइंट है कि समय सारणी सरल व स्पष्ट हो। समय सारणी में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि छात्रों को प्रत्येक घंटे में एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना पड़े, इससे समय की बचत होती है। ये अन्य बातों में पॉइंट आएंगे, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं और खुद से भी पढ़ के लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए सिद्धांत, ठीक है। 2 थे, पहला छात्र, अध्यापक और अन्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विद्यालय समय सारणी के सोपान यानी स्टेप बताइए। तो ये पूछ सकता है स्टेप। तो इसमें कई सारे स्टेप हैं। पहला देखते हैं, प्रथम सोपान में समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अध्यापकों की सूची, कक्षाओं की सूची, विभागों सहित विषयों की सूची, कमरों की संख्या, अध्यापकों की योग्यता विषय के अनुसार आदि। द्वितीय सोपान में विषयों के विकल्प संबंधी सूचनाएं तथा प्रयोगशाला, भूगोल, कक्षा, कला आदि का विवरण। तीसरा सोपान में कमरों की संख्या, आकार, विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण। चतुर्थ सोपान में गत वर्षों की समय सारणी तथा शिक्षकों के कार्य भार का विवरण। पंचम सोपान में दिया है कि विद्यालय में समय सारणी तैयार की जाती है। यह 2 प्रकार की से तैयार करनी होती है, कक्षाओं के अनुसार तथा अध्यापकों के अनुसार, ठीक है। तो ये थे सोपान, यानी पंचम सोपान तक ही विद्यालय के स्टेप हैं। इन्हें आप एक नज़र में देखिएगा। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समय सारणी की 5 विशेषताएं। तो बिल्कुल अपने हिसाब से समय सारणी की विशेषताएं लिख सकते हैं कि यह समय के सदुपयोग में सहायक होनी चाहिए। समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों को उनकी आकृति के अनुरूप उपयुक्त समय की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी पॉइंट दिए हुए हैं कि समय सारणी शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि और प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्य कुशल बना देती है। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा न्यायोचित समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करते हैं। ये सब पॉइंट जो है अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से
पढ़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर है विद्यालय समय सारणी के महत्व। देखिए लाभ हो गए, महत्व, विशेषताएं सब लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल एज टिक लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं महत्व में कि दिया शिक्षकों के कार्यभार की जानकारी होती है, कक्षागत कालांशों शिक्षण विषयों की जानकारी होती है, कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है कि उनके शिक्षण का कालांश, प्राचार्य के पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है, समय सारणी विद्यालय संचालन तथा अनुशासन रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं इसमें महत्व में दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। प्रयोगशाला स्थापना के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लाइब्रेरी, वही सारी चीज़ें फिर से आ गई है यहाँ पर, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी करके दिया है, यानी प्रयोगशाला। प्रयोगशाला आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं विज्ञान में आपकी प्रयोगशालाएं बनाई जाती है। प्रयोगशाला वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों, शिक्षण या रसायनों और औषधियों के निर्माण के लिए सुसज्जित विद्यालय में एक कक्ष है। विद्यालयों में प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ उपयुक्त अभिव्यक्त एवं निर्धारित प्रयोगों के समुच्चय को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करके मूल प्रायोगिक कौशल को सीखा जाता है। प्रयोगशाला विद्यालय का स्थान है जहाँ शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। रचनात्मक कार्य से संबंधित उपकरणों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग सुगमता से किया जा सके। आगे दिया है प्रयोगशाला स्थापना के सिद्धांत। तो पहला है उच्च माध्यमिक स्तर तक प्राय सभी भौतिक विज्ञानों के लिए एक प्रयोगशाला हो। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर संपूर्ण प्रकृति तथा आसपास के पर्यावरण को प्रयोगशाला के रूप में अपनाया जाए। माध्यमिक स्तर तक सभी भौतिक विज्ञानों के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं स्थापित हो। यही सारी चीज़ें दी हैं। अन्य विशेषताओं में जैसे दिया है पहला कि प्रयोगशाला कक्षा सामान्य कक्ष से बड़ा हो। प्रयोगशाला में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्य कक्ष के जाल संलग्न 2 छोटे छोटे कक्ष भी हों। प्रयोगशाला कक्ष में पानी की अच्छी व्यवस्था हो। प्रयोगशाला में पर्याप्त एवं उपयुक्त साज सज्जा हो। ठीक है, आगे भी कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो मेन पॉइंट थे उनको मैंने बता दिया है। और भी हैं कि मेज में दरारें हों, आवश्यक स्थलों पर हाथ धोने के लिए जल की व्यवस्था हो, प्रयोगशाला में छात्रों के अनुपात में पर्याप्त उपकरण हो। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एक अच्छी प्रयोगशाला से छात्रों को क्या क्या लाभ हुए, साथ में प्रयोगशाला संचालन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताना है। तो लाभ तो बहुत हैं, व्यवहारिक शिक्षा, रोचकता, ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, करके सीखना, नवीन कक्षा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट। दिया है कि प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग, व्यक्तित्व गुण, योजनाबद्ध कार्य, बचत, इसके अंतर्गत आप चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा तथा रुचि और कौशलों का विकास, ये पॉइंट थे। अगर हम बात करें यहाँ पर लाभ की, यानी प्रयोगशाला के लाभ की। आगे दिया है प्रयोगशाला संचालन में सावधानियाँ। तो प्रयोगशाला संचालन में सावधानियाँ, पहला है प्रयोगशाला में पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। उच्च वोल्टेज वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग शिक्षक की अनुमति लेकर करना चाहिए। प्रयोगशाला में शिक्षक के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रयोगशाला के श्यामपट्ट पर लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग सावधानी पूर्ण करना चाहिए। प्रयोगशाला के उपकरण दूसरे स्थान पर नहीं ले जाने चाहिए। प्रदर्शन मेज पर रखी सामग्री को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, आगे भी दिया है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में अग्निशमन के स्थान का पता होना चाहिए। प्रयोगशाला में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। दुर्घटना को जब जैसे हो तो तुरंत शिक्षक को बताएं। एप्रिन का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे। यही सारी बातें आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है कि संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है तथा संस्थागत प्रशासन में प्राचार्य या प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यानी संस्थागत शासन, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की बात करें
तो यहाँ पर दिया है कि संस्थागत शासन से अभिप्राय किसी संस्था या संस्थान के प्रशासक के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त प्रशासन या सदस्यों से है। यह संस्था चाहे शैक्षिक हो या अन्य कोई, उसकी प्रगति एवं विकास के लिए नियमित रूप से प्रशासन की नियुक्ति आवश्यक है। विद्यालय में यह भूमिका प्रधानाचार्य को निभानी होती है। ठीक है, आगे दिए संस्थागत प्रशासन तथा विद्यालय के विकास के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रशासक के रूप में निम्नलिखित दायित्व होते हैं। कौन कौन से दायित्व होते हैं उन्हें देख लेंगे। तो पहला दायित्व है कि विद्यालय के प्रगति एवं विकास के लिए प्रधानाचार्य नवीन नीतियों का निर्धारण तथा पूर्व में लागू नीतियों को ठीक से क्रियान्वित करता है। शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार कार्य का वितरण, शिक्षकों को विद्यालय के विभिन्न उप समितियों के सदस्य के रूप में इनके दायित्वों को समझाना, विद्यालय के विकास के विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण जैसे कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठियाँ आदि का समय समय पर आयोजन, छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास के लिए उनके क्षेत्र भ्रमण के लिए योजना बनाना और कार्य रूप से लागू करना, छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, तकनीकों से प्रयोग को बढ़ाना। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। लास्ट में दिया है कि छात्रों की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक का समय समय पर योजना। ये बहुत सारे पॉइंट है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन कि स्टाफ करके दिया है, मुझे लगा स्टॉक है। स्टाफ मूल्यांकन की विशेषताएं ये पूछ सकता है। तो इसमें पहला है, इसके द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यवस्था कर पाना संभव है। यह कर्मचारियों, शिक्षकों से संबंधित सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, संस्थान कार्य सौंपना, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, सेवानिवृत्त एवं अनुशासन। यह मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग तथा उनके सदुपयोग करने से संबंधित है। ये सारे पॉइंट अगर हम बात करें स्टाफ की विशेषताएं तो ये आपके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं उन सभी को बता दिया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ, और वहाँ पर आपका पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।